अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आपको कहते हैं सुबह की सोच में खुश आमदीद। एक नई सुबह, एक नई सोच, एक नए वलवले और नई उम्मीद के साथ वेलकम टू सुबह की सोच। मेरे साथ हैं गज़ल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। आप सबको खुश आमदीद कहेंगे मेरी तरफ से भी और अस्सलाम वालेकुम भी। और आज जुमा मुबारक भी है और इसके साथ साथ आज फर्स्ट मुहर्रम भी है और इस्लामिक कैलेंडर का पहला इस्लामिक महीना भी है। और ये महीना हमें दर्स देता है एसार का, कुर्बानी का, तकवा का, इसके साथ इंसानियत का, सच्चाई का। और इसके साथ ये सिर्फ महीना जो मुहर्रम उल हराम है जिसका आज से आगाज़ हुआ है, ये सिर्फ एक इस्लामिक महीना नहीं है बल्कि आप ये कहें कि हिस्ट्री में एक मेमोरेबल पेज है जिसमें बहुत सी बातें हैं, जिसमें हक और बातिल का फैसला हुआ था। और हम देखते हैं कि अब इन दिनों में यौम आशूरा तक और पूरा मुहर्रम का महीना एक वॉर की सिचुएशन इस डिजिटल दौर में भी चल रही होती है। एक जहालत सी हमें नज़र आती है, तूफ़ान बदतमीज़ी होता है सोशल मीडिया पर, लोग आपस में इस तरह से बात कर रहे होते हैं। तो मैसेज यही है कि आप करबला को समझिए, करबला को पढ़िए इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मुहर्रम इन शिया एंड सुन्नी आर्गूमेंट्स, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी या फिर अहले बैत की कुर्बानी में बहुत सारे सबक हैं और आई डोंट थिंक सो कि आज की दुनिया में हम उसको उसी तरह से लेकर चल रहे हैं। तो आगाज़ भी हम अपनी सोशल स्टोरीज से करेंगे और सोशल स्टोरी पहली हमारे पास यही है कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि मुहर्रम उल हराम में सोशल मीडिया पर किसी भी मज़हब या फ़िरके की तौहीन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुहर्रम उल हराम में क़याम के लिए मौसर इक़दामात भी किए गए हैं। और इसके साथ साथ तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम को फ़िरका वारियत के ख़ात्मे के लिए भी किरदार अदा करना चाहिए। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर फेक पोस्ट करने पर पूरी गिरफ्तारी होगी और सूबे की अमन की सूरत हाल को भी बरकरार रखा जाए। फ़ौज और रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है और मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश का फैसला भी हालात को देख कर ही किया जाएगा। और इन ख्यालात का इज़हार अज़मा बुखारी साहिबा ने जुमेरात के रोज़ पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। बिल्कुल ऐसी है जिस तरह अज़मा बुखारी साहिबा ने भी कहा और गज़ल ने भी कहा कि हमें फ़िरका वारियत से दूर होना चाहिए। और ये जो महीना है ये हमें ईसार और कुर्बानी सिखाता है। अगर इस महीने की बात की जाए तो यकम मुहर्रम उल हराम को अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी जो है वो शहादत का दिन है। उसके बाद आप देखिए तो यौम आशूरा आ जाता है, 9 और 10 मुहर्रम आ जाता है। और फिर ये महीना हमें सिखाता है कि हमने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। और इस्लाम में इस महीने को हम सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते जिस तरह से हम दूसरे साल को सेलिब्रेट करते हैं ना, इस साल को उस तरह से सेलिब्रेट भी नहीं करते क्योंकि बहुत सारे ऐसे गम हैं जो कि उम्मत को मिले हैं इस महीने में। ख़वातीन हज़रात आगे बढ़ते हुए आपको अब बताते हैं पंजाब हुकूमत की एक और काविश तो अच्छी है सुथरा पंजाब की, लेकिन अब एक टैक्स आपके ऊपर लगने लगा है, उसको कहते हैं कूड़ा टैक्स। जी हाँ, अच्छा। पंजाब हुकूमत ने शहरियों से 1 जुलाई से कूड़ा टैक्स वसूल करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब हुकूमत के ज़राए का कहना है कि हुकूमत 1 जुलाई से सूबे भर के शहरी और दही इलाकों में सुथरा पंजाब मंसूबे के तहत सफाई टैक्स जिसे गार्बेज टैक्स या फिर कूड़ा टैक्स कहते हैं उसकी वसूली शुरू करेगी। इस सिलसिले में जो मुकामी हुकूमतें हैं उन्होंने इस मंसूबे की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए सर्विस चार्जेस की वसूली के लिए हिकमत अमली तरतीब देना शुरू कर दी है। और पंजाब काबीना की कायमा कमेटी बराए खजाना और तरक्की पहले ही इस मंसूबे की मंजूरी दे चुकी है। बताया जा रहा है कि दही इलाके के जो 3 से 5 मरला घर हैं वहाँ पे 200 रुपये, 10 मरला या उससे बड़े घरों पर 400 रुपये, छोटे कारोबार पर महाना 300 रुपये, दरमियाने कारोबार पर महाना 700 रुपये और बड़ी सनतों या फिर फैक्ट्रियों पर महाना 1000 रुपये टैक्स लगेगा। इसी तरह शहरी इलाकों के लिए 5 मरला तक घरों पर महाना 300 रुपये, 5 से 10 मरला तक महाना 500 रुपये और 10 मरला से 1 कनाल तक महाना 1000 रुपये और 1 से 3 कनाल तक महाना 2000 रुपये और 3 कनाल से बड़े घरों के लिए माना 5000 रुपये कूड़ा टैक्स को वसूल किया जाए। अच्छा, मतलब अब ये एक नई आप देखें कि पॉलिसी बना दी गई है कि कूड़ा टैक्स को वसूल किया जाएगा ताकि माहौल को ठीक रखा जाए। अच्छा, माहौल ठीक होता है। मैं सुथरा पंजाब से बहुत सेटिस्फाइड इस वजह से भी हूँ कि मैं पंजाब के उस एरिया में रहता हूँ जहाँ जिसके बाद केपी की स्टार्ट हो जाता है और सुथरा पंजाब वहाँ पे भी एक्टिव है। एग्जैक्टली। और सुथरा पंजाब में ये जो एक आप ये कहें कि स्टेप लिया गया है कूड़ा टैक्स का, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इससे लोगों को खुद भी पता चलेगा कि किस तरह से हमारा एनवायरनमेंट साफ रह सकता है। आगे बढ़ते हैं और एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान के अहकामात पर रवा माह सूबे भर में हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर 60,000 से ज्यादा शहरियों को 12 करोड़ 74 लाख के जुर्माने किए गए हैं।
तर्जुमान के मुताबिक हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर 1,52,88,000 से जायद लाहौरियों को जुर्माने किए गए और सूबे भर में बगैर सीट बेल्ट और इसके साथ साथ गाड़ी चलाने पर भी 14,600 से ज्यादा चालान टिकट जारी किए गए। ये तमाम फिगर्स हैं और फिगर्स को एग्जैक्ट आपके सामने रख रही हूँ कि तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ये मुहिम वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के विजन की भी अक्कासी है, जिनका ये कहना है कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी पर हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो इस पर अमल करे। कोई स्पेसिफिक लोग नहीं है जिनके के ऊपर ये जिम्मेदारी हो। और हुकाम का ये भी कहना है कि इस मुहिम का मकसद सिर्फ चालान करना नहीं बल्कि कीमती इंसानी जानों की हिफाजत भी है, क्योंकि खिलाफ वर्जियाँ बहुत होती हैं। बिल्कुल ऐसी है। और गज़ल ने जिस तरह कहा 12,000 से ज़ायद जुर्माने किए गए और ये जुर्माने अच्छे हैं, इसके बाद आप कानून के ऊपर अमल दरामद होता हुआ आपको नजर आता है, आपको हेलमेट लगाए हुए लोग नजर आते हैं, आपको सीट बेल्ट लगाए हुए लोग नजर आते हैं। और पूरी अगर मुहज़्ज़ब दुनिया में आप देखें, स्पेशली अगर अमारात में देख लें या फिर यूके में देख लें, तो वहाँ पे ट्रैफिक कवानीन के ऊपर या फिर गाड़ी चलाते हुए आप जो बेल्ट लगाते हैं वो इसी वजह से लगाते हैं कि अगर आपको कैमरे ने कैच कर लिया या पुलिस ऑफिसर ने कैच कर लिया तो वो इतने पैसे आपसे ले लेते हैं जुर्माने की मद में। हाँ, जुर्माने की मद में इतने पैसे ले लेते हैं जितनी आपकी तनख्वाह नहीं होती। तो यहाँ पे तो फिर उस हिसाब से जुर्माना नहीं है और आपकी हिफाजत के लिए है। बिल्कुल ऐसे ही आपकी हिफाजत के लिए। खवातीन नौज़ाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं पेशावर में पोलियो मुहिम के लिए यूनिसेफ की जानिब से फराम करदा 20,000 साबुन की टिक्कियाँ गैर कानूनी तौर पर फरोख्त होती पाई गई हैं। और यूनिसेफ के मुताबिक ये साबुन सिर्फ इंसदाद पोलियो मुहिम में इस्तेमाल के लिए मखसूस थे और इन पर वाज़ेह निशानात मौजूद थे। और हुक्काम को शुबा है कि ये वाक़या महकमा सेहत या फिर मुतल्लिका अमले की मिली भगत या फिर संगीन गफलत का नतीजा हो सकता है। तहकीकात जारी है कि ये इमदादी सामान सरकारी तकसीम के निज़ाम से निकलकर खुले बाजार तक कैसे पहुंचा। यूनिसेफ ने मुतालबा किया है कि इस वाक़े के बाद इमदादी सामान की तकसीम में एहतसाब और निगरानी के निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर बनाया जाए। ये वाक़या न सिर्फ इमदादी शिफाफियत बल्कि पोलियो के खात्मे की मुहिम पर भी सवालिया निशान उठाता है। और महकमा सेहत जिस महकमे को बहुत ही अच्छा होना चाहिए क्योंकि इसका डायरेक्टली ताल्लुक सेहत से है, आवाम से है, वो महकमा भी अगर इस तरह के काम करेगा और वो भी KPK में जो कि मिसालें देते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसमें मैं समझती हूँ कि शायद हर इंसान की इंडिविजुअल जिम्मेदारी भी है, आवाम की भी है, लोगों की भी है, क्योंकि ये अब कितना कुछ कर सकता है, एक साइड से आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सब अपनी अपना कोई पार्ट करेंगे तो अभी कुछ होगा। आगे बढ़ते हैं और आपको पता है कि रोनाल्डो कितने ज्यादा फेमस है, हमेशा से कोई ना कोई बात उनकी, कोई ना कोई काम, उनका कारनामा फेमस हो ही जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर उनके हवाले से बहुत सी बातें ऐसी भी गर्दिश करती हैं कि शायद वो कुछ क्लब छोड़ने वाले हैं और इस तरह की बातें भी रेट बढ़ाते हैं ना। हाँ ऐसे बल्कि आप ये कह सकती हैं कि ये स्टोरी आप तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप ये भी कह सकती हैं कि कोई ऐसा शख्स है जो रोजाना 18 करोड़ 26 लाख रुपया कमाता है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, आपने सही कहा। पाकिस्तानी रुपयों में पाकिस्तानी रुपयों में कोई इतना कमा सकता है, कैसे कमा सकता है, ये मैं आपको बताती हूँ। पुर्तगाल से ताल्लुक रखने वाले दुनिया के फेमस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के क्लब अल नसर के साथ मजीद 2 साल का नया मुआहदा कर लिया है, जिसके बाद उनके क्लब छोड़ने की अफवाहें अब दम तोड़ गई हैं। और समाजी राबिते की वेबसाइट एक्स पर भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्लब के चेयरमैन अब्दुल्ला अल माजिद के साथ तस्वीर जारी की और पैगाम में ये कहा कि अब एक नया बाब शुरू हो गया और वही जज्बा, वही इरादे मिलकर तारीख रकम करेंगे। रोनाल्डो ने अल नसर के चेयरमैन के साथ जारी तस्वीर में अपनी जर्सी भी ली हुई है, जिसमें रोनाल्डो 2027 लिखा हुआ है। और अल नसर ने अपने बयान में ये भी कहा है कि रोनाल्डो ने मुआहदे में 2 साल की तौसी पर दस्तखत भी कर लिए, जिसके तहत अब वो सालाना तकरीबन 185 मिलियन यूरो कमाएंगे। और रवां साल में आप ये कहें कि ये शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इस मुआहदे के तहत रोनाल्डो को माहाना 15 मिलियन यूरो हफ्तावार यानी कि 3.8 मिलियन यूरो और रोजाना 550,000 यूरो मिलेंगे। बिल्कुल ऐसी है। रोनाल्डो के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि कोई ऐसी शख्सियत है जो कि रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तानी रुपयों में 18 करोड़ 26 लाख रुपया कमाती है, तो वो शख्सियत इस वक्त हम कह सकते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है, जो कि 18 करोड़ रुपया रोजाना कमाते हैं। खवातीन नौज़ाद आखिरी स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं, उसके बाद हम गजा के हवाले से बात करेंगे। क्या आपको मालूम है चूहे जो कि आपके घरों में भी होते हैं, हर जगह पे होते हैं जहाँ पे भी उनको जगह मिलती है, क्या चूहे भी हंसते हैं? साइंसदानों ने एक दिलचस्प राज फाश कर दिया है और साइंसदानों ने एक हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि चूहे गुदगुदी करने पर हंसते हैं और ये हंसी अल्ट्रासोनिक आवाज़ों की सूरत में होती है जो इंसानों को सुनाई जाती है। जब चूहों को गुदगुदी की जाती है तो उनके दिमाग का एक खास हिस्सा फाल हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि अगर इस हिस्से को बंद कर दिया जाए तो चूहे हंसना बंद कर देते हैं और ये दरियाफ्त न सिर्फ जानवरों को खुशी को समझने के लिए मददगार साबित होती है, बल्कि इंसानों के दिमाग में भी
खुशी के निज़ाम को बेहतर तौर पर जानने की राह हमवार करती है। सो चूहे भी हंसते हैं, आज ये स्टोरी साथ में शामिल करके सबको बता दिया कि चूहे भी हंसते हैं। हाँ, चूहों की लेकिन हंसी का अगर भी ख्याल चूहे रखा ना जाए। हंसें तो फिर बहुत से मसाइल भी पैदा हो जाते हैं, साथ ने बता दिया। अब थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं, सिचुएशन कुछ इस तरह से डेवलप हुई है कि अब वॉर तो बंद हो गई है, जंग बंदी मुआहदे तो हो गए हैं, लेकिन ये मुआहदे कब तक रहेंगे? ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया जंग बंदी के बाद मशरिक वुस्ता में एक बड़ी पेशरफ्त भी सामने आई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान गजा में जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया है और इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा की जंग आइंदा 2 हफ्तों में मुकम्मल तौर पर खत्म होने वाली है, ये कहा जा रहा है, और जिससे खित्ते में ताकत के तवाज़ुन में एक आप ये कहें कि मुतवाज़न तब्दीली की राह हमवार भी हो रही है या फिर मुमकिना तब्दीली की राह हमवार हो रही है। तो ये कुछ बातें हैं, क्योंकि अब इस वॉर के बाद ये भी सब पूरी दुनिया में एक सवाल गर्दिश कर रहा है, हर बंदे की मुंह पे एक सवाल है कि अब हु इज नेक्स्ट। बिल्कुल ऐसी है। तो और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियानगार, आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत एवीएन पे आप इनको देखते हैं और हम तो हर टीवी प्लेटफॉर्म पे इनको देख चुके हैं, सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे भी ये हाजिर थे। जनाब समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर। सर भाई, अगर गजा की जंग की बात की जाए, उसकी जंग बंदी के हवाले से बात करेंगे, लेकिन हालिया जो आप पिछले 2-3 महीने देखिए, पहले इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, फिर ईरान और इसराइल की जंग हुई, और दोनों जंगों में जिस तरह इसराइल को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और उसके बाद अल्टीमेटली इसराइल को बैक ऑफ करना पड़ा। क्रेडिट हर जंग का डोनाल्ड ट्रंप साहब ले जाते हैं, इसकी क्या वजह? जो बड़ा है वही क्रेडिट लेगा। हाँ। अच्छा, खैर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप पुटअप कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये जो चूहों की हंसी वाली स्टोरी ये बहुत ज़बरदस्त थी। वैसे तो जो हालात हैं सिर्फ चूहे ही हंसते हैं, जो मामलात को समझने वाले हैं उनकी हंसी तो दूर हो चुकी है। अब आप बात कर पूरी दुनिया में। अच्छा, अब आपने बात की है गजा की और जो वहाँ पर जो चलता रहा, और फिर जो क्रेडिट है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब उसका ले जाते हैं। ये आयरनी है, ये बड़ा एक तल्ख हकीकत है कि जो बड़ा आदमी है उसके आगे को बंदा बोल नहीं सकता। बिल्कुल जो देहाती इलाका होता था आज से 100 साल पहले, बड़ा जो आदमी था उसी की बात सुनी जाती थी, चौधरी साहब जो कहते थे वही होता था। अनफॉर्चुनेटली अब भी वही हो गया। अब आप देखें कि पिछले 2 महीने के अगर आप वाकयात को गौर से देख लें, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तो कौन डिक्टेट कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों सॉवरेन स्टेट्स हैं, लेकिन जंग बंदी हो रही है कि जी डोनाल्ड ट्रंप की डिक्टेशन आ गई है। Exactly. ईरान और इसराइल का मामला है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने बम मारे और उसके बाद उसने कहा कि अब आप सुलह कर लें। डिक्टेशन कहाँ गई? इसराइल की सॉवरेनिटी कहाँ गई? ईरान की सॉवरेनिटी। अब एक नई चीज आ रही है जो बहुत खतरनाक है। ये गजा में जंगबंदी नहीं है, ये गुलामी का एक नया दौर शुरू होने वाला है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज से कुछ 2 महीने पहले कहा था कि ये जो गजा है ये हमें दे दें, हम इसको डेवलप करेंगे और इसको बड़ा जबरदस्त टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाएंगे, और जो फलस्तीनी है वो यहाँ से मूव कर दिए जाएंगे। तो अब क्या हो रहा है कि जनाब वहाँ से हमास को बेदखल किया जाएगा। अब्राहम अकॉर्ड जो है यूएई और अमेरिका के दरमियान, इसराइल के दरमियान, उसको बढ़ाया जाएगा। कैसे बढ़ाया जाएगा? मिस्र और यूएई वो गजा का निज़ाम संभाल लेंगे, हमास बेदखल हो जाएगी, और जो इस खबर के मुताबिक सऊदी अरब और सीरिया वो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो कायम कर लेंगे इसराइल के साथ, और दूसरे मुस्लिम ममालिक उनको फॉलो करेंगे। तो बड़ा एक सवाल ये है, हम कहाँ जाएंगे? हम क्या करेंगे? हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। हमारा ये जो उनके पैसे हैं, तो जो हमारा बजटरी गैप है वो हमने फिलअप किया हुआ है। सऊदी अरब को हम कैसे ना करेंगे? यूएई को हम कैसे ना करेंगे? अमेरिका को हम कैसे ना करेंगे? और हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो एक बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। ये जंगबंदी नहीं है गजा की, ये जंगबंदी के नाम पर गुलामी का एक नया दौर शुरू होने वाला है। अच्छा समी साहब, जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी एक बात की कि अब हर कोई ये बात कर रहा है कि अब अगली बारी किसकी है। हम प्राउडली ये बात तो कह देते हैं कि हमारे पास 10 लाख की आर्मी है और बहुत ही प्रोफेशनल और एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है, हम बात तो करते हैं, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी हैं, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान भी तो इसका निशाना बन सकता है। देखें, बिल्कुल निशाना बन सकता है, बड़ी एप्रीहेंशंस भी हैं, और जो मामला फहम लोग हैं, साबिक सफारतकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इवन जो फौजी एक्सपर्ट्स हैं साबका, उनसे जब भी बात होती है तो एक डोनाल्ड ट्रंप की जो एक स्टेटमेंट है जिसमें उसने कहा कि बहुत सारे मुल्क हैं दुनिया में ऐसे
جن کے پاس جو نیوکس نہیں ہونے چاہیے. تو اب انہوں نے ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے اوپر حملے کیے. 3 وہ فیسلٹیز کو انہوں نے برباد کیا. یہ وہ فیسلٹیز ہیں جو IAEA کے انڈر سرویلنس تھی, کیونکہ ایران جو ہے NPT کا سگنیٹری ہے, اور انہوں نے ہمیشہ IAEA کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو وہ سہولت دی ہے, ان کو ایکسیس دی ہے, لیکن انہوں نے کسی نے نہیں مانا. تو ایک اپریہنشن ہے, نام تو نہیں لیا ابھی تک امریکہ نے, لیکن وہ پاکستان کے جو ہمارے جو ایسٹس ہیں, ہمارا جو ایشو ہے, اس کے لیے جو لوگ طریقہ بیان کرتے ہیں کیا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کشمیر پر نیگوسیشنز کرواؤں گا. بالکل. اب اگر بٹھا دیا جاتا ہے دونوں ممالک کے لوگوں کو, اور وہی ایک اپروچ ڈکٹیشن والی چلتی ہے کہ تم یہ کر لو, تم وہ کر لو, اور ایک جھوٹا سچا ایگریمنٹ کروا دیا جاتا ہے, تو اس کے بعد پھر بڑا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اب جو کچھ پاکستان کے پاس ہے یا جو کچھ انڈیا کے پاس ہے, اس کی ضرورت ہے یا نہیں. تو اس میں انڈیا ایک بڑا ملک ہے, بالکل, پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے, اور ہمارے ہاں دوست بھی ہمارے بہت زیادہ ایسے نہیں ہیں. اگر کوئی دوست ہیں بھی صحیح تو ہم تو ان کے آگے کاسا لے کے پھرتے رہتے ہیں. پھر پاکستان کی جو انٹرنل سچویشن ہے اس میں انڈیا کے خلاف جب جنگ ہوئی تو اس میں تو بہت پوری قوم ہماری فورسز کے ساتھ کھڑی ہوئی, اور اسی لیے ہماری فوج جیتی کیونکہ پوری قوم ان کے ساتھ تھی. لیکن ابھی جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہمیں وہ اپنا رول پلے کرتے ہوئے اس طرح نظر نہیں آ رہی. وی نیڈ یونٹی. اس میں یو نیڈ ٹو تھنک کہ آپ جو آپ کے پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں, یو شوڈ رائز ابو دیم, اور ملکی اس کی سلامتی کو دیکھیں, فیوچر کو دیکھیں. لیکن وہ مجھے تھوڑا سا نا اس کا فقدان نظر آ رہا ہے. بالکل ایسے. اچھا سمیم صاحب, آپ نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پریشر ڈالا جائے گا سعودیہ پہ اور ایجپٹ پہ. میرا خیال ہے کافی ملک ان کو تسلیم بھی کر چکے ہیں, UAE ان کو تسلیم کر چکا. جب وہ تسلیم کریں گے تو کیا پاکستان پہ بھی آٹومیٹکلی پریشر آئے گا؟ آپ کی باتوں سے یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا ابھی نام نہیں آ رہا لیکن پاکستان پہ بھی پریشر ڈالا جائے گا؟ دیکھیں, اگر سعودی عربیہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ قائم کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ انفلوئنس کرے گا دوسری مسلم دنیا کو بھی کہ وہ ان کو فالو کریں, کیونکہ امریکنز کی نظر میں یہی طریقہ ہے کہ جس سے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں اور پیس وہاں پر آ سکتا ہے. حالانکہ جو کیمپ ڈیوڈ میں ایگریمنٹ میں جو چنا گیا تھا کہ 2 ریاستیں, ایک پیلسٹینین اور ایک اسرائیل, وہ ساتھ میں رہیں, اور جو علاقے ہیں اسرائیل جو مسلمانوں کے جو علاقے تھے وہ واپس کر دیے جائیں تو امن آ سکتا ہے پائیدار. لیکن اسرائیلی یہ نہیں چاہتے. انہوں نے وہاں پر جو مغربی کنارہ ہے, وہاں پر یہ جو غزہ ہے, دوسری جو جگہ ہیں, وہاں پر انہوں نے سارے سیٹلرز بٹھا دیے ہیں, غیر قانونی طور پر زمینوں پہ قبضہ کیا ہے. اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہاں سے سب فلسطینیوں کو ہم نکال دیں گے. تو وہ اس امن کا وہ جو اصل جو جس میں چیز چھپی ہوئی ہے اس کی طرف نہیں بڑھ رہے. طاقت کے ذریعے امن فورس کر رہے ہیں. اب وہ طاقت کے ذریعے غلامی ہوتی ہے, وہ امن نہیں ہے. اب آپ پیلسٹینینز کو ان کے علاقوں سے نکال کے کسی کو ایجپٹ میں بٹھا دیں, کسی کو جارڈن میں بٹھا دیں, کسی کو سیریا میں بٹھا دیں, تو کیا یہ کوئی امن ہے؟ یہ امن نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پر ایک طاقت کے ذریعے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اچھا, اب 50-55 مسلمان ممالک ہیں, دے آر ناٹ یونائٹڈ. اسٹیٹمنٹس کی حد تک تو وہ بات کرتے ہیں, اور آپ کو مارکو روبیو کا وہ بیان یاد ہوگا جس میں اس نے کہا کہ یہ جو سارے مسلمان ممالک ہیں یہ ویسے تو تنقید کرتے ہیں ہماری پالیسیز پر, لیکن جب ہم سے ملتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تنقید کی جا رہی ہے, لالی پاپ دیا جا رہا ہے. تو اب ایک اور چیز میں دیکھیں, جب ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ تھی, جب ہم نے انڈیا کے جہاز گرانے شروع کیے, وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو 3 دن پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس سے, فوری طور پر آ گیا کہ جی آپ جنگ بندی کر لیں انڈیا کو بچانے کے لیے. اسی طرح جب ایرانی میزائل پھٹنے لگے اور وہاں پر جو اسرائیلی ہیں ان کی تباہ کاریاں سامنے آئی تو فوراً وہ کر کے تو اب وہ کہہ رہے کہ جی ایران تیل بھی بیچے, کیونکہ وی نیڈ ٹو میک دیم اے گریٹ کنٹری اگین. ان کو جنگ لڑی ہے انہوں نے, تو پیسہ چاہیے اس کو بلڈ کرنے کے لیے. تو یہ سارے سیاست کے مکروہ کھیل ہیں, ساری منافقتیں ہیں. تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ جنگ بندی کے نام پر ایک نئی غلامی مسلمانوں کے اس میں آ رہی ہے. اور ایک اور بات, جب بھی بڑی طاقتیں اس طرح کا کام کرنا چاہ رہی ہوں نا, تو جو کی پوسٹس ہوتی ہیں نا دنیا میں, وہاں پر یا تو انکمپیٹنٹ لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے یا وہ لوگ جو ان کے سٹوج ہوتے ہیں, اندر سے ان کے ملے ہوتے ہیں. اب اگر ہم اپنی حکومت کے پرفارمنس دیکھیں
تو میں بڑی معذرت سے سوائے جھوٹ کے، سوائے ایک فجڈ فگر یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا، مہنگائی ختم ہوگی پاکستانی ٹی وی آپ دیکھیں تو، اور آپ بازار میں جائیں خدائی قسم آپ کی جوتیاں بھی اتر جاتی ہیں، آپ کی قمیضیں کپڑے اتر جاتے ہیں اور آپ اپنا سامان پورا نہیں لا سکتے. تو یہ انفارچونیٹ ہے بالکل ایسے اس صورتحال کے مقابلے کے لیے. سمیع ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سمیع بھائی نے 2-3 بڑے زبردست پوائنٹ یہاں پہ ریز کیے، اس کے اوپر سمیع بھائی سے بات کریں گے. ایک تو انہوں نے کہا کہ جس طرح ہماری اور انڈیا کی جنگ ہوئی تو انڈیا کی تباہی کا سامان تھوڑا سا برپا کیا، جب جہاز گرائے ان کے تو ایک دم سے ڈونلڈ ٹرمپ بیچ میں آ گئے. اسی طرح سے ایران نے جب اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے 2-3-4 میزائل ان کے ٹارگٹ پہ گرے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بیچ میں آ گئے. سو اس میں میسج ایک یہ بھی آ رہا ہے کہ جو تگڑے ہیں، جن کے پاس کچھ ایسا ساز و سامان ہے کہ جو کسی کو جواب دے سکتے ہیں، تو وہاں پہ تو جنگ بندی ہو جاتی ہے. لیکن غزہ کی جنگ بندی اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ وہ تھوڑے سے مظلوم ہے. سو اس کے اوپر بات کریں گے. یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.